हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करना सीखेंगे, उनके यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में जानेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। इट मीन्स कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेज़र किया जा सकता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। For example, length, mass, volume, speed, velocity, these are the physical quantities. If these are the physical quantity, then what are non-physical quantities? ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर नहीं किया जा सकता उन्हें हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप इस मार्कर को मेजर कर सकते हैं? मार्कर का क्या मेजर करना है इसमें? सो यू कैन नॉट मेजर दिस मार्कर। यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, यू कैन मेजर द वेट ऑफ दिस मार्कर। नाउ इफ आई से कि आप इस फ्लूइड को मेजर करिए, सो आप पूछेंगे फ्लूइड का क्या मेजर करें? लेंथ, विड्थ, डायमीटर, ये सब चीजें मेजर किया जा सकता है, बट इस फ्लूइड को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। सो फ्लूइड इज ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी, बट लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट्स वेट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से इस बॉटल में वाटर का वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, वेट मेजर किया जा सकता है। क्या वाटर को हम मेजर कर सकते हैं? सो वी कैन नॉट मेजर द वाटर। अब हम कहें इस लेंस को मेजर करिए, सो आप क्वेश्चन करेंगे लेंथ का क्या मेजर करना है? इसका फोकल लेंथ मेजर करना है, इसका कर्वेचर मेजर करना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है। सो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऐसी सभी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, दैट कैन बी मेजर्ड, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, दीज क्वांटिटीज कैन बी मेजर, सो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। बट बिल्डिंग्स, मार्कर, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर बात करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दैट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह क्या आप किसी की ऑनेस्टी मेजर कर सकते हैं, उसकी डिसऑनेस्टी मेजर कर सकते हैं? यू कैन नॉट मेजर दिस। सो ये क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आ गया। कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट इज द मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द प्रोसेस इन विच वी टेक ए सर्टेन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एज स्टैंडर्ड एंड कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटी विद दिस स्टैंडर्ड। सो किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हम उस फिजिकल क्वांटिटी के एक सर्टेन वैल्यू को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उस स्टैंडर्ड से उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। सो बेसिकली द मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम लेंथ की एक सर्टेन वैल्यू लेते हैं और उसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जैसे हम इसको इतने लेंथ को हम 1 मीटर मान ले रहे हैं। अब किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? इस स्टैंडर्ड से उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। सपोज ये लेंथ इस स्टैंडर्ड का 3 टाइम्स है तो हम बोलेंगे ये लेंथ 3 मीटर है। इसी तरह मास को मेजर करने के लिए हम मास की एक सर्टेन वैल्यू लेते हैं और उसको स्टैंडर्ड बना देते हैं। अब किसी भी मास को मेजर करने के लिए उस स्टैंडर्ड से मास को कंपेयर कर देते हैं। सो इन दिस वे द मेजरमेंट इज द प्रोसेस इन विच वी टेक ए सर्टेन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड कंपेयर द क्वांटिटी विद दिस स्टैंडर्ड। अब किसी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड कोई भी अमाउंट नहीं हो सकता है। स्टैंडर्ड में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उस स्टैंडर्ड की वैल्यू टाइम, प्लेस या टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड इजीली अवेलेबल होना चाहिए, स्टैंडर्ड वेल डिफाइंड होना चाहिए। सो किसी स्टैंडर्ड को चूज करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने डेली लाइफ में भी मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, अपना पाम, और इस स्टैंडर्ड से क्या करते हैं? कंपेयर कर देते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी को बता देते हैं दिस इज द लेंथ ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। बट दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड, बिकॉज इस पाम का लेंथ हर जगह एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग लोगों के पाम का लेंथ अलग अलग हो जाएगा। सो ये पाम स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी यंग पर्सन का पाम और किसी छोटे बच्चे का पाम दोनों अलग अलग हो जाएगा।
So the length of this palm is not standard. So this is the measurement of a physical quantity. अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद हम दो चीज़ें लिखते हैं। जैसे आपने कोई लेंथ मेजर किया या आपने कोई डिस्टेंस कवर किया, सपोज 10 किलोमीटर। सो डिस्टेंस का मेजरमेंट करने पे 10 किलोमीटर आया, इसमें 10 को हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं ऑफ दिस मेजरमेंट, और किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ दिस मेजरमेंट। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स लिखना पड़ता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज बिकॉज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और इसीलिए यूनिट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो अब हम बात करते हैं द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज आर ऑफ 3 टाइप्स: फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर etc. These quantities are fundamental quantities because ये किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। इसके बाद सप्लीमेंट्री में 2 क्वांटिटीज आती हैं, एक आता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब ये प्लेन एंगल क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। किसी भी 2 प्लेन्स के बीच का सेपरेशन प्लेन एंगल कहलाता है। जैसे ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, इनके बीच में जो सेपरेशन है उसे ही हम प्लेन एंगल कहेंगे। सो इनके बीच में ये एंगल प्लेन एंगल बन रहा है। या फिर प्लेन एंगल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी सर्कल का कोई आर्क सेंटर पे एक एंगल ड्रॉ करता है, ये एंगल एक प्लेन एंगल कहलाएगा। और अगर सॉलिड एंगल की बात करें तो किसी स्फेयर के ऊपर अगर हम एक छोटा सा एरिया लें तो वो एरिया उसके सेंटर पे जो 3D एंगल ड्रॉ करेगा वो एंगल ही कहलाएगा सॉलिड एंगल। ये कुछ इस तरह का दिखेगा, लाइक दिस। इनके बीच ये जो एंगल बन रहा है ये सॉलिड एंगल है। अभी जैसे देखिए, अभी ये सॉलिड एंगल अधिक हो गया, अभी और इसको अगर हम फोल्ड कर दें तो ये सॉलिड एंगल और कम हो गया। सो सॉलिड एंगल 3D एंगल एक तरह से कह सकते हैं, और जो प्लेन एंगल होता है वो एक 2D एंगल होता है। 2 प्लेन्स के बीच में या 2 लाइंस के बीच का सेपरेशन प्लेन एंगल कहलाता है। और कोई भी एरिया किसी पॉइंट पे जो एंगल ड्रॉ करता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। एंड नाउ थर्ड क्वांटिटी इज डेराइव्ड क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल quantities are called derived quantities. For example एरिया। अब देखिए एरिया इक्वल टू हम लोग लिखते हैं लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ और विड्थ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसी तरह वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, एंड दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। स्पीड, स्पीड इक्वल टू वी कैन राइट डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस एंड टाइम आर fundamental quantities. Force, force is equal to we can write mass into acceleration. Here mass is fundamental but acceleration is not fundamental, but we can write the acceleration as velocity upon time and velocity as distance upon time. So mass distance upon time square, these are fundamental quantities। इसलिए force depend कर रहा है fundamental quantity पे और ये एक derived quantity होगा। So ऐसे सभी quantities जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल 7 है: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं।
और इन 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को छोड़कर बाकी सभी क्वांटिटीज डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं. सो फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 3 टाइप्स and that's why the unit of physical quantities is also of 3 types. तो देखिए, first one is fundamental units, second one is supplementary units and derived units. What are the fundamental units? Same definition इसमें भी हम लोग लेंगे. ऐसे यूनिट्स जो किसी अदर यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनसे डेराइव नहीं हुए हैं, उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे. सो दोज यूनिट्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल, लेंथ का यूनिट मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है. मास का यूनिट किलोग्राम्स फंडामेंटल यूनिट है. टाइम का यूनिट सेकेंड एक फंडामेंटल यूनिट है. इसी तरह करंट का यूनिट एम्पियर. टेम्परेचर केल्विन और डिग्री सेल्सियस. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. सो हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं. और बिकॉज फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए फंडामेंटल यूनिट्स भी किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है. सो दोज यूनिट्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स. और ये 7 यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स हैं. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट कहेंगे. जैसे प्लेन एंगल का यूनिट. प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं. सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में मेजर करते हैं. सो ये 2 यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहेंगे. और डेराइव्ड यूनिट्स, दोज यूनिट्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स. या ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं. जैसे एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और मीटर एक फंडामेंटल यूनिट्स है. सो ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम डेराइव्ड यूनिट्स कहेंगे. इसी तरह फोर्स का यूनिट. वैसे तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, बट अगर न्यूटन को एक्सपेंड करें तो ये आएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो द यूनिट ऑफ फोर्स इज डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स. सो ये भी एक डेराइव्ड यूनिट होगा. इसी तरह से आप वॉल्यूम का, स्पीड का, सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट्स निकालेंगे तो वो फंडामेंटल यूनिट्स पे ही डिपेंड करता है. एंड सो दीज यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स. या हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स. तो इस तरह से ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को छोड़कर बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं सब डेराइव्ड यूनिट्स होंगे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सो हम 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज MKS system, or it is also known as metric system. M for meter, K for kilogram and S stands for second. It means एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लेंथ को मीटर में मेज़र करेंगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में. इस सिस्टम को हम MKS सिस्टम कहते हैं या मैट्रिक सिस्टम कहते हैं. दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम, या इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं. CGS में C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड. इट मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेज़र करेंगे, उसे हम CGS सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम कहते हैं. और नेक्स्ट सिस्टम है FPS सिस्टम. F स्टैंड्स फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड. इट मीन्स
FPS सिस्टम में हम लेंथ को फुट में मेज़र करते हैं, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। सो वी मेज़र 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ इन दीज 3 सिस्टम्स। और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं। बट इसके बाद एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता हो, और ये सिस्टम था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फ्रेंच में इसको हम SI सिस्टम भी कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। सो 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट ने एक कॉन्फ्रेंस किया, और इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस यही था कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिसको वर्ल्ड वाइड डिफरेंट सेक्टर्स लाइक इंजीनियरिंग, साइंटिफिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सके। सो ये सिस्टम था सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल और SI सिस्टम में हम 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। लेंथ का यूनिट मीटर, मास को केजी में मेज़र किया जाता है, टाइम इन सेकेंड, करेंट इन एम्पियर, टेम्परेचर इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट की ब्राइटनेस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेज़र करते हैं, CD इसका सिंबल होता है। एंड नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेज़र करते हैं। सो SI सिस्टम में ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनके ये यूनिट्स हैं। सो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नाउ सम डिफिनीशंस ऑफ बेस यूनिट्स आर लाइक दिस। किलोग्राम, you know kilogram is the unit of mass, and what is 1 kilogram? So it is the mass of a cylinder made of specific platinum and inderium, जिसमें 90% platinum होगा, 10% inderium होगा, kept at the International Bureau of Weights and Measurement near Paris, France. It means International Bureau of वेट्स एंड मेज़रमेंट के हेड ऑफिस में एक सिलेंडर रखा गया है जो प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है, और इस सिलेंडर का वेट 1 kg कहलाता है। इसी तरह से हाउ मच लेंथ इज कॉल्ड 1 मीटर। सो इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/29 crores 97 lakhs 92,458 of seconds. It means लाइट इतने टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को ही हम 1 मीटर कहते हैं। नेक्स्ट बेस यूनिट है सेकेंड। सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, और 1 सेकेंड की डिफिनीशन क्या होगी? So it is the duration of 9,26,31,770 periods of radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of ground state of cesium-133 atom. So इसी तरह से कुछ और बेस यूनिट्स के डिफिनीशंस आपके बुक में दिया गया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अभी तक हमने पढ़ा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में और उनके यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। अब हम आगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेज़र मास। सो मेजरमेंट ऑफ मास। मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर, टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज़
और मास का एसआई यूनिट हमने अभी पढ़ा किलोग्राम होता है, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट जब हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मास मेजर करते हैं तो वहाँ पे किलोग्राम्स एक बड़ा यूनिट होता है। सो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मास को मेजर करने के लिए हम एक दूसरा यूनिट यूज़ करते हैं जिसको यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और AMU भी शॉर्ट में कहते हैं हम। अब 1 AMU कितने kg के इक्वल होगा या कितने मास को हम 1 AMU कहेंगे? सो इट इज द 1/12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मीन्स कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12th पार्ट 1 AMU के इक्वल होता है। अब कार्बन 12 एटम के एक एटम का मास कितना होगा? सो इट इज 12/n grams. Now we can write it 1/n grams, where capital N is called Avogadro number और इसकी वैल्यू 6.023 × 10⁻23 होती है। सो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो 1 AMU विल बी इक्वल टू 1/6.023 × 10⁻23 ग्राम्स। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। या केजी में अगर हम इसको लिखें तो हो जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻27 kg। सो ये एक बहुत छोटा मास है जो कि हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेवल के ऑब्जेक्ट्स का मास मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नाउ मास इज ऑफ 2 टाइप्स, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास is the measure of inertia of the body। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मेजर करने के लिए हम लोग इनर्शियल बैलेंस का यूज करते हैं, इनर्शियल बैलेंस। और ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन दैट बॉडी, और इसे हम बॉडी का वेट भी कहते हैं। सो इसको हम W = mg से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल मास हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। सो मास इज ऑफ 2 टाइप्स, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास को हम इनर्शियल बैलेंस से मेजर कर सकते हैं और ग्रेविटेशनल मास को स्प्रिंग बैलेंस से। मास को मेजर करने के लिए कुछ और यूनिट्स का भी यूज करते हैं जिन्हें हम गिवन टेबल्स में देख सकते हैं। Now we are going to study the measurement of length. So as we know, the range of length varies from 10⁻⁻15 meter, radius of proton to 10⁻26 meter, size of universe. So एक तरफ हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स के मेजरमेंट को स्टडी करेंगे जिनको हम माइक्रोकॉस्म लेवल के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और दूसरी तरफ मैक्रोकॉस्म लेवल के ऑब्जेक्ट्स को हम मेज़र करना सीखेंगे। तो इस तरह से माइक्रोकॉस्म में हम स्मॉल डिस्टेंसेस को मेज़र करते हैं, जैसे साइज़ ऑफ बैक्टीरिया, एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, इन सब का साइज़ हम इसमें मेज़र करते हैं। और माइक्रोकॉस्म लेवल के ऑब्जेक्ट्स में आते हैं बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे साइज ऑफ प्लैनेट्स, सन, साइज ऑफ स्टार्स। तो इन डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हम 2 मेथड्स यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जैसे स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, मीटर स्केल। स्क्रू गेज बहुत छोटे डिस्टेंसेस मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं और इससे जो सबसे छोटा डिस्टेंस मेज़र किया जा सकता है वो होता है 0.1 mm।
और इसी को हम स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कहते हैं। इसी तरह वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.1 mm है, यानी इससे सबसे छोटा डिस्टेंस जो एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है वो है 0.1 mm। और मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm होता है। इट मीन्स मीटर स्केल से 1 mm से छोटा डिस्टेंस मेजर नहीं किया जा सकता है एक्यूरेट। नाउ सेकेंड मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए दो मेथड्स यूज करते हैं, रिफ्लेक्शन मेथड एंड पैरेलैक्स मेथड। और बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम लोग अवगाद्रो मेथड यूज करते हैं। सो अब हम बात करने जा रहे हैं इन मेथड्स के बारे में। इट मीन्स रिफ्लेक्शन मेथड, पैरेलैक्स मेथड, अवगाद्रोज मेथड, ये सब। लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम रिफ्लेक्शन मेथड यूज करते हैं। इसमें इको मेथड, सोनार मेथड, राडार मेथड, ये सब मेथड्स यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इको जैसा कि आप जानते हैं, इट इज़ द हियरिंग ऑफ रिपीटेशन ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड बाय एनी ऑब्स्टिकल। सो इस मेथड में जैसे कोई हिल है, इसका डिस्टेंस मेजर करना है किसी पॉइंट पी से, तो यहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये साउंड इस हिल से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। अब सपोज कर लीजिए पॉइंट पी से इस हिल तक का डिस्टेंस x है, तो x इज द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम P। और स्पीड ऑफ साउंड सपोज कर ले रहे v है, और t टाइम के बाद e को सुनाई देता है। सो t इज द टाइम। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब इको के लिए साउंड पहले P से हिल तक जाएगा और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ आएगा, तब हमें इको सुनाई देगा। सो टोटल जो डिस्टेंस साउंड ट्रेवल करेगा x प्लस x, और स्पीड है साउंड की v और टाइम है t। सो यहाँ से 2x इक्वल टू v इंटू टी। और इस तरह से डिस्टेंस ऑफ हिल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से x इक्वल टू v इंटू टी बाई 2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम v साउंड की स्पीड पता है, टाइम जितने टाइम के बाद इको सुनाई देता है वो टाइम हमें पता रहेगा, तो ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस हम सोनार मेथड में भी यूज़ करते हैं। सोनार मेथड वाटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता करने के लिए, उसका डिस्टेंस पता करने के लिए यूज़ किया जाता है शिप वगैरह में। यहाँ से एक वेव ट्रांसमिट की जाती है जो इस ऑप्टिकल से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। अब इस वेव के ट्रांसमिशन और रिसीविंग के बीच का जो इंटरवल है वो टाइम हम नोट करते हैं, और इस वेव की स्पीड हमें पता रहती है। सो फिर वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इस तरह से हम लोग ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह राडार मेथड, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इस मेथड का यूज़ करते हैं। कोई अनवांटेड एरोप्लेन्स हैं या फिर किसी क्लाउड का डिटेक्शन करना हो तो उसमें हम राडार मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट करते हैं और ये वेव उस ऑप्टिकल से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, और इस वेव के ट्रांसमिशन और रिसीविंग के बीच का टाइम इंटरवल अगर हमें पता हो तो फिर उसी तरह से डिस्टेंस निकालने के लिए v इंटू टी बाई 2 इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका लोकेशन बता सकते हैं, इसकी स्पीड बता सकते हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन मेथड। प्लैनेटरी डिस्टेंसेस या किसी स्टार के डिस्टेंस को हम डायरेक्टली मीटर स्केल से मेज़र नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज पैरेलैक्स? जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को पहले लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट आई से देखिए, फिर राइट आई को क्लोज करके लेफ्ट आई से देखिए, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बैकग्राउंड में किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, शिफ्ट होती है। एंड दिस शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट प्लेसेस से देखने पर बैकग्राउंड में इसका
पोजीशन जो चेंज होता है इसी को हम पैरेलक्स कहते हैं। और कुछ ऐसा ही मेथड हम लोग स्टार्स के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, और ऐसे स्टार्स जो नियर अबाउट 100 लाइट ईयर से कम डिस्टेंस पे हों उनके लिए ही मेथड ये यूज़ करते हैं। सो दिस मेथड इज़ कॉल्ड पैरेलक्स मेथड। तो चलिए देखते हैं इस मेथड से हम स्टार्स के डिस्टेंस को किस तरह से मेज़र करेंगे। सपोज कर लीजिए एस एक स्टार है जिसका डिस्टेंस हमें मेज़र करना है। ये अर्थ है जो सन के अबाउट इस तरह से रोटेट करती है, और सन के अबाउट इसका जो ऑर्बिट है उसका डायमीटर ए बी मान लेते हैं। इस स्टार का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो x मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस मेज़र करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसा स्टार चाहिए होता है जिसकी पोजीशन अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेबल हो, और ये तभी हो सकता है जब ये स्टार अर्थ से बहुत दूर हो। मान लेते हैं अर्थ सन के अबाउट रोटेट करते हुए किसी दिन पॉइंट ए पे आती है। सपोज कर लेते हैं 26 दिसंबर को अर्थ पॉइंट ए पे है। अर्थ 1 ईयर में बिकॉज सन के अबाउट 1 कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करती है, सो इसलिए आफ्टर 6 मंथ ये पॉइंट बी पे होगी 22 जून को। जब अर्थ पॉइंट ए पे होगी उस कंडीशन में हम एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से स्टार एन और स्टार एस के बीच का एंगल मेज़र कर लेंगे। सपोज कर लेते हैं ये एंगल φ1 है। फिर आफ्टर 6 मंथ ये अर्थ रोटेट करते करते पॉइंट बी पर जाएगी। अब बिकॉज ये स्टार एन अर्थ से बहुत दूर है इसलिए अभी भी इसका पोजीशन वही दिखाई देगा। अब फिर से अर्थ से एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से इस स्टार एस और स्टार एन के बीच का एंगल मेज़र कर लेते हैं। सपोज ये φ2 है। यहाँ से अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो हम जानते हैं ये φ1 है तो ये भी φ1 होगा, अल्टरनेट एंगल्स, और इसी तरह ये एंगल φ2 है तो ये एंगल भी φ2 होगा। सो टोटल एंगल सपोज कर लेते हैं φ है तो ये φ इक्वल हो जाएगा φ1 प्लस φ2 के। जब ये एंगल हमें पता चल जाता है इट मीन्स द एंगल सस्टेंडेड बाय स्टार एस ऑन द डायमीटर ऑफ ऑर्बिटल पाथ ऑफ द अर्थ अबाउट द सन। इट मीन्स इस एंगल को अगर हम मेज़र कर लें तो हम लिख सकते हैं φ इजकल टू एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो वी कैन राइट आर्क ए बी अपॉन रेडियस। रेडियस होगा एस ए। इसमें ए बी अर्थ का सन के अबाउट जो ऑर्बिटल पाथ है उसका डायमीटर है। इसको हम आर्क के इक्विवेलेंट मान सकते हैं बिकॉज स्टार का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो ऑर्बिटल पाथ के डायमीटर के कंपेयर में बहुत अधिक है, इसलिए इससे इसकी वैल्यू पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ एस ए इज इक्वल टू वी कैन राइट φ इंटू ए बी। अब अगर हम इस φ को कैलकुलेट कर लें और ए बी सन के अबाउट अर्थ के ऑर्बिटल पाथ का डायमीटर ये अगर हम कैलकुलेट कर लें तो यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू नियर अबाउट 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। सो φ एंगल अगर हमें पता हो तो ये वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से किसी स्टार का डिस्टेंस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। x इक्वल टू φ इंटू बी वेयर b इज द डायमीटर ऑफ द ऑर्बिटल पाथ ऑफ द अर्थ अबाउट द सन। सो दिस इज पैरेलक्स मेथड। We use this method for measuring the distances of stars which are less than at the distance of 10 light years. अब बहुत छोटे डिस्टेंसेस जैसे किसी एटम का रेडियस मेजर करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो है अवगाद्रो मेथड। हम जानते हैं कोई भी सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और किसी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे हम
एटम कहते हैं। अब एटम सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट फोर्सेस से बाइंड रहते हैं, इनके बीच में कुछ स्पेस होता है जिसके हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो हाइपोथेसिस, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम एटम में 6.023 × 10⁻23 एटम्स होते हैं और इसी को हम अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। और ये एटम उस सब्सटेंस के टोटल वॉल्यूम का 2/3 पार्ट्स कवर करते हैं। बाकी जो स्पेस बचता है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाता है। एटम्स का साइज बहुत स्मॉल होता है तो इसको हम नियर अबाउट स्फेरिकल मान सकते हैं। और सपोज कर ले रहे हैं इस स्फेयर का रेडियस r है, इट मीन्स एटम का रेडियस स्मॉल r है, और इस रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हम अब अवोगाद्रो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। कंसीडर कर ले रहे हैं एक सब्सटेंस है जिसका मास स्मॉल m है और एटॉमिक वेट कैपिटल M है। सब्सटेंस का टोटल वॉल्यूम कैपिटल V है और उस सब्सटेंस के अंदर किसी एटम का रेडियस स्मॉल r है। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, बिकॉज 1 ग्राम एटम में नंबर ऑफ एटम्स 6.02 × 10⁻23 इट मीन्स कैपिटल N होता है, तो 1 ग्राम एटम में कैपिटल N बाई कैपिटल M हो जाएगा, वेयर M इज द एटॉमिक वेट ऑफ द सब्सटेंस। अब नंबर ऑफ एटम्स इन m ग्राम ऑफ सब्सटेंस, हमने सब्सटेंस का स्मॉल m ग्राम लिया है, तो बिकॉज 1 ग्राम में इतने एटम्स हैं इसलिए m ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, m का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने एटम को स्फेरिकल माना है इसलिए वॉल्यूम ऑफ 1 एटम विल बी 4/3 πr³। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब सब्सटेंस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स n/m × m है और एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³ है, इसलिए पूरे सब्सटेंस का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा n/m × 4/3 πr³। So this is the volume of the atoms in the substance। अब ये एटम्स अवोगाद्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग टोटल वॉल्यूम का 2/3 पार्ट कवर करता है। सो वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ सब्सटेंस will be equal to 2/3 into total volume of the substance. Now this is equation 1 and this is equation 2. इक्वेशन 1 और 2 दोनों में ही हमने सब्सटेंस के एटम्स का वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, सो ये दोनों ही वैल्यू सेम हैं। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 n/m into small m 4/3 πr³ volume of the all the atoms is equal to 2/3 of the total volume of the substance. So यहाँ से रेडियस ऑफ एटम r³ को r³ is equal to this 3 and 3 2 2 जा 4, so it will be capital M V upon 2 pi capital N small m, or we can write it R is equal to M V upon 2 pi capital N small m the whole power 1/3। दोनों साइड्स का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये क्यूब हट जाएगा और इधर 1/3 आ जाएगा। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी, सो R इज इक्वल टू M अपॉन रो रखेंगे, M से M कैंसिल हो जाएगा, सो कैपिटल M अपॉन 2 पाई कैपिटल N रो पे होल पावर 1/3।
ये फॉर्मूला है वॉल्यूम के फॉर्म में। अगर सब्सटेंस का वॉल्यूम पता हो तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और अगर सब्सटेंस का डेंसिटी पता हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में m एटॉमिक वेट है सब्सटेंस का, कैपिटल N अवगाद्रो नंबर जिसकी वैल्यू हमें पता होती है 6.023 × 10⁻23, रो डेंसिटी है सब्सटेंस का। इट मीन्स अगर ये तीन क्वांटिटीज़ हमको पता हो तो उस सब्सटेंस के एटम का रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ए एटम बाय यूजिंग अवगाद्रो मेथड। अब अवगाद्रो मेथड पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन इज crystalline sodium has density 970 kg per meter cube at 25 degrees Celsius. Find the atomic radius and distance between nearest atoms. So इसमें सोडियम का डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सोडियम इज 970 kg per meter cube, एंड फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस पता करना है और दो नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस। सो हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है। इसका मतलब 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम कॉन्टेंट्स 23 ग्राम of weight, or we can write it 23 × 10⁻³ kg of weight. Now radius of sodium atom, हमने फॉर्मूला पढ़ा था R = m/2π कैपिटल N रो whole power 1/3. So put all the values. M is 23 × 10⁻³ upon 2π 3.14, पाई की वैल्यू, n अवगाद्रो नंबर है, इसकी वैल्यू 6.023 × 10⁻23 होती है, और डेंसिटी हमको दे रखा है 970 kg per meter cube, पावर 1/3। अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1.84 × 10⁻⁻10 मीटर और 1.84 एंगस्ट्रॉम। सो ये हो गया रेडियस ऑफ द सोडियम एटम। अब दो नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, दो नियरेस्ट एटम के सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो इन दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स d = 2r, एंड r की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 1.84 एंगस्ट्रॉम। सो ये हो जाएगा 3.68 एंगस्ट्रॉम। So in this way, by using Avogadro method, we can calculate the radius of any atom or the distance between the atoms. अब लेंथ के कुछ important units को देखते हैं। First one is astronomical unit. One astronomical unit कितने डिस्टेंस को कहेंगे, तो सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक के डिस्टेंस को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इट मीन्स द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी वैल्यू 1.496 × 10⁻11 मीटर के इक्वल होती है, या नियर अबाउट इसको हम 1.5 × 10⁻11 मीटर लिख सकते हैं। सेकेंड यूनिट ऑफ लेंथ इज लाइट ईयर। 1 light year is the distance traveled by the light in 1 year in vacuum. It means light vacuum में 1 year में जितना distance travel करती है that distance is called 1 light year, और
लाइट वैक्यूम में 1 ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर डिस्टेंस कवर करती है. सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. नेक्स्ट वन इज 1 parsec. It is also called 1 parallelic second. So what is 1 parallelic second or 1 parsec? It is the distance at which an arc of 1 astronomical unit sustain an angle of 1 second at a point. सपोज कर लीजिए इस पॉइंट से हम इतना दूर जाएं जिससे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का एक आर्क इस पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल बनाए, तो ये डिस्टेंस ही कहलाएगा 1 पार्सेक. डिस्टेंस के और भी यूनिट्स हैं जिन्हें हम फॉलोइंग टेबल्स में देख सकते हैं. नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टाइम. जनरली टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग क्लॉक्स का यूज करते हैं. एंड व्हाट इज क्लॉक? The property of matter that repeats regularly can be served as clock. And on the basis of this principle, several clocks has been developed, like electric and electronic clock, solar clock, quartz clock, pendulum clock, radioactive clock, microwave maser, laser clock, atomic clock, और it is also called cesium clock. इन सभी क्लॉक्स में सबसे सेंसिटिव क्लॉक एटॉमिक क्लॉक होता है और इसे हम बेटर स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं. सो इन दिस वे वी मेजर टाइम. नाउ सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम आर सेक. It is the smallest unit of time. It is equal to 10⁻⁸ seconds. Minute, 1 minute is equal to 60 seconds. Hour, 1 hour is equal to 3600 seconds. 1 day, it is equal to 24 hours. 1 lunar month, it is equal to 27.3 days. It is the time in which the moon completes its one rotation about earth, and many more. So in this way we measure